हेलो एवरीवन, आज हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड पे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड ने पिछले एक साल में 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हुई दिख रही है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के ऊपर सारी डिटेल्स कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटिंग हिस्ट्री क्या है, ब्रांड्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ग्लोबल प्रेजेंस, फाइनेंशियल्स, सेगमेंट रेवेन्यू और उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, स्वॉट एनालिसिस देखेंगे यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है कंपनी के लिए। उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा कंपनी के रिलेटेड और उसी के साथ साथ आप ये भी सीखोगे कंपनी की डिटेल वे में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ताकि आप भी जब किसी कंपनी में खुद से एनालिसिस करो तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिले। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मनी टॉक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले अगर हम कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हो कि 1980 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी बाय मिस्टर सुनील अग्रवाल और उस टाइम पे कंपनी का नाम था वैभव एंटरप्राइजेज। लेटर 1994 में कंपनी ने अपना नाम चेंज करके वैभव ग्लोबल लिमिटेड कर दिया। अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो आप देख सकते हो कंपनी एक ग्लोबल रिटेलर है फैशन ज्वेलरी की, एसेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की, और इन प्रोडक्ट्स को कंपनी डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करती है, जैसे कि होम शॉपिंग, टीवी हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया और सोशल मीडिया। ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये आइडिया आए कि कंपनी कितनी एक्सपीरियंस है। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो हर टर्म्स में एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई कंपनी ने कितनी रिसेशंस देखे हैं, यानी कि कितनी सारी मंदी देखी है कंपनी ने, ओवरऑल कितनी गवर्नमेंट चेंज हुई है, कंपनी का जो बिज़नेस साइकिल है वो कैसे चेंज होता है, ओवरऑल कंपनी को अपने बिजनेस ट्रेंड का आइडिया है अच्छे से। इसलिए हम ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखते हैं और उसी के साथ साथ कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है एक ही बिज़नेस में, हमें वो भी पता चलता है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के टर्म्स में आपको समझाऊँ तो आप देख सकते हो 2008-9 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था तो यूएस में परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। उसी रीज़न की वजह से वैभव ग्लोबल लिमिटेड को अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रिसेशन आया था तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स पहले $100 पर पीस में सोल्ड करती थी वो कंपनी ने 2010 में डिक्रीज़ करके $20 कर दिया। इससे हमें पता ये चला कि जब रिसेशन आया तो कंपनी ने तुरंत ही उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट किया और तुरंत ही अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को चेंज किया। फाइनली हम बोल सकते हैं कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड स्टोर बेस्ड ज्वेलरी का जो बिज़नेस करती थी उससे वो डिस्काउंट रिटेल के बिज़नेस में एंटर हुई थ्रू वेब और टीवी चैनल्स के। नेक्स्ट एक बार कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कंपनी क्या चीज़ का बिजनेस करती है। सबसे पहला सेगमेंट अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ज्वेलरी सेगमेंट है, जिसमें रिंग्स, ईयरिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स जैसी चीज़ें कंपनी सेल करती है। और उसी के साथ साथ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलेक्शन है, जैसे कि लग्जरी ज्वेलरीज हो गया, मेंस ज्वेलरीज, डिज़ाइनर कलेक्शंस, ब्राइडल कलेक्शंस एंड पर्सनलाइज ज्वेलरीज। नेक्स्ट सेगमेंट देखें तो एपरल्स, हैंडबैग्स, एसेसरीज, बेसिकली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए। नेक्स्ट होम केयर सेगमेंट हो गया, जिसमें ब्लैंकेट्स, कैंडल, फ्रेगनेंसेज एंड पिलोज। उसके बाद आप देख सकते हो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रेगनेंसेज, स्किन केयर, बाथ एंड बॉडी, हेयर एंड ब्यूटी ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट्स। और उसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल दूसरे अदर प्रोडक्ट्स भी देखें तो आप देख सकते हो डेकोर, आउटडोर्स, ऑटोमेटिव, पेट सप्लाईज, गिफ्ट्स एंड गैजेट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी कंपनी सेल करती है। ओवरऑल हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि कंपनी का दो बिजनेस सेगमेंट हो गए, जैसे कि एक हो गया पूरा ज्वेलरी सेगमेंट और एक हो गया कंपनी का नॉन ज्वेलरी सेगमेंट, यानी कि फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एक बार कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देख लेते हैं। आप देख सकते हो कंपनी का अगर हम रिटेल मार्केट देखें तो यूएस और यूके में है, यानी कि यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। और उसके बाद कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें तो आप देख सकते हो इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है और कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सोर्स करती है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सोर्सिंग भी करती है और उसके बाद कंपनी रिटेल सेगमेंट में उसे सेलिंग करती है। जैसा कि अभी हमने ग्लोबल प्रेजेंस में देखा कि कंपनी का जो रिटेल मार्केट है वो यूएसए और यूके में है, यहाँ पे कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है उसकी क्या रीच है और किस फॉर्मेट के थ्रू कंपनी काम कर रही है। आप देख सकते हो अगर हम शॉप एलसी यूएसए की बात करें तो ये एक टीवी चैनल है जहाँ पे कंपनी 24/7 अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और उसी के साथ साथ दूसरा सोर्स कंपनी का ये है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट के थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है।
और आप देख सकते हो कि शॉप एलसी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल रिटेल बिजनेस इन यूएस विद अ रीच ऑफ 80 मिलियन हाउस होल्ड्स। और उसी के साथ साथ अगर हम यूके का बिजनेस देखें तो आप देख सकते हो कि द ज्वेलरी चैनल है, यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज ज्वेलरी और जेमस्टोन्स की एडवर्टाइजमेंट करती है। और उसी के साथ साथ यूके में भी कंपनी की एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कंपनी अपने दूसरे सारे प्रोडक्ट्स सेल करती है। सो बेसिकली जो भी हमने ब्रांड पोर्टफोलियोज अभी देखे थे वो कंपनी की वेबसाइट्स पे और कंपनी के टीवी चैनल्स पे सेल होते हैं। आप देख सकते हो कि यूके का भी जो टीवी चैनल है कंपनी का, उसमें भी कंपनी की रीच 25 मिलियन हाउस होल्ड्स तक है। सो बहुत ही अच्छी खासी रीच देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखने जैसी है कि जनरली हम ऑनलाइन कंपनी जब देखते हैं तो हमें पता होता है कि अमेज़ॉन, ईबे या फिर कंपनी की खुद की वेबसाइट है उसके थ्रू कंपनी बिजनेस कर रही है। बट वैभव ग्लोबल ये चीज़ तो कर ही रही है, बट उसी के साथ साथ कंपनी टीवी चैनल का यूज़ बहुत ही अच्छा कर रही है अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। आप खुद देख सकते हो कि 80 मिलियन हाउस होल्ड्स और 25 मिलियन हाउस होल्ड्स, सो दोनों मिला के अराउंड 105 मिलियन यूज़र्स तक कंपनी एक अलग मार्केटिंग वे में पहुंच रही है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि कंपनी को दोनों तरफ से कस्टमर्स मिल रहे हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू भी और जो ई कॉमर्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है उसके थ्रू भी। सो अभी तक हमने ये देखा कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, किस फॉर्मेट के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ये सारी चीज़ें देखी। अब एक बार कंपनी के फिनेंशियल्स देख लेते हैं ताकि हमें ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस पता चले। सो फिनेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे बहुत क्विकली फिनेंशियल्स बताऊँगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। अगर आपको डिटेल में रिजल्ट्स को समझना है तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर हमने पूरे डिटेल वीडियो बनाया है रिजल्ट्स के बेसिस पे, जहाँ पे हमने मार्जिन से लेके एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी है कि हमें क्या देखना चाहिए जब हम रिजल्ट्स को एनालाइज़ करते हैं। सो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करना ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम सेल्स देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल की सेल्स का परफॉर्मेंस देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ हम कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में 39 करोड़, 64 करोड़, 112 करोड़, 150 करोड़, 190 करोड़ और 2021 का अराउंड 268 करोड़ के आसपास है। बहुत ही अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ आप एक बार सिर्फ इंटरेस्ट देख लेना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ देखें तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। डेट फ्री कंपनी है हम बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो अच्छे खासी इंप्रूव हो रहे हैं। 334 करोड़ से देख सकते हो आप 719 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखें तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल में डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है। और फाइनेंशियल ईयर 21 की देखें तो अराउंड 91 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अगर हम असेट साइड में देखें तो कंपनी के साथ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स भी देखें पिछले 5 साल के, तो आप देख सकते हो 56 करोड़ से इंक्रीज़ हो गया 175 करोड़ का कैश बैलेंस है। बहुत ही अच्छा खासा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है कंपनी में। नेक्स्ट हम कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी टीवी के थ्रू भी सेल्स करती है, वेब रेवेन्यू के थ्रू भी सेल्स करती है और बिजनेस टू बिजनेस के थ्रू भी कुछ सेल्स करती है। अगर हम टीवी रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5-6 साल में 11.5% की CAGR से ग्रोथ हुई है। और उसी के साथ साथ आप वेब रेवेन्यू अगर देखो तो 32.4% के CAGR से ग्रोथ हुई है। दोनों जगह कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल अगर हम कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज में सेल्स देखें तो आप देख सकते हो कि 14.8% के CAGR से कंपनी की सेल्स की ग्रोथ हो रही है। अभी तक हमने ये देखा कि टीवी रेवेन्यू और वेब रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हुई है सेल्स में और उसी के साथ साथ ओवरऑल सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है। अब एक बार हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है दूसरे दूसरे सेगमेंट्स का। सबसे पहले अगर हम टीवी रेवेन्यू देखें तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 51 में टीवी रेवेन्यू से 81% आता था और जो वेब रेवेन्यू है उससे 19%। और फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम देखें तो वेब रेवेन्यू से आ रहा है अराउंड 36%, बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और टीवी रेवेन्यू में गिरावट है 81% से डिक्रीज़ होकर 64%। उसके बाद रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी देखें तो ज्वेलरी बिजनेस से फाइनेंशियल ईयर 51 में 91% आता था और नॉन ज्वेलरी से 9%। और वही चीज़ अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में देखें तो ज्वेलरी बिजनेस से 69% रेवेन्यू आ रहा है और नॉन ज्वेलरी बिजनेस से 31%। रेवेन्यूज़ बाय लोकेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 15 में यूएस से 73% रेवेन्यू आता था और यूके से 27%। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप देख सकते हो कि यूके में 31% रेवेन्यू आ रहा है और यूएस से 69% आ रहा है। नेक्स्ट बजट पे रेवेन्यूज़ देख लेते हैं, यानी इसका मतलब यही हो गया कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कुछ प्रोडक्ट्स पे EMI फैसिलिटीज़ की ऑफ़र देती है। आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 में नॉन बजट से 92 आता था और बजट पे से 8% के आसपास। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप देख सकते हो कि 36% आ रहा है बजट पे से और जो नॉन बजट है उससे 64% आ रहा है।
सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी मार्केट में समझो क्रैश हुआ या फिर स्टॉक में भी कोई क्रैश होता है तो कभी भी आप पैनिक होकर गलत डिसीजन नहीं लोगे। आपको हमेशा पता होगा कि कंपनी का कौन से सेगमेंट से बिजनेस आ रहा है, टीवी रेवेन्यू, वेब रेवेन्यू से क्या ग्रोथ है, ओवरऑल यूएस यूके के बिजनेस में क्या सिचुएशन है, आपको सब चीज़ पता होगी। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई चलो लॉस में बेच दिया या फिर मार्केट में कुछ पैनिक क्रिएट हुआ तो आपने गलत डिसीजन ले लिया। सो हमेशा डिटेल में देखो तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक को होल्ड कर सकोगे और अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे आपको। जैसा कि हमने देखा अभी के बजट पे एक ईएमआई फैसिलिटीज़ है जो कस्टमर को कंपनी प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे आप वही देख सकते हो कि कंपनी की वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे कंपनी ने बजट पे की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। उसी के साथ साथ आप एक चीज़ और भी चेक कर सकते हो आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको जानना हो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं तो आप इन रिव्यूज़ को भी जाके पढ़ सकते हो ताकि आपको पता चले कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। क्योंकि अगर कंपनी के रिव्यूज़ अच्छे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं तो वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है और उतनी ज़्यादा उनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि 39% रेवेन्यू बजट पे के थ्रू आ रहा है, यानी कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद कस्टमर्स और भी ज़्यादा बाइंग करने लग गए। नेक्स्ट एक बार कंपनी का वॉल्यूम सेल्स देख लेते हैं और एवरेज सेलिंग प्राइस। अगर हम टीवी सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 58,54,000 पीसेस कंपनी ने सोल्ड किए थे और फिनेंशियल ईयर 21 में देखें तो 78,37,000। उसी के साथ साथ वेब सेल्स में आप देख सकते हो कि 22,64,000 पीसेस सोल्ड किए और फिनेंशियल ईयर 21 में 54,09,000। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब सेल्स में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, यानी कि पिछले 5 या 6 साल में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है और टीवी सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट अगर हम एवरेज सेलिंग प्राइस टीवी सेल्स का देखें तो आप देख सकते हो कि 24.4 थी फाइनेंशियल ईयर 16 में और फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देख सकते हो कि 27.7 देखने को मिल रही है। सो ये भी अच्छी खासी इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, यानी कि कंपनी के नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो सोल्ड हो ही रहे हैं, उसी के साथ साथ कंपनी अपने जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ करते हुए दिख रही है। और यही चीज़ अगर हम वेब सेल्स में देखें तो आप देख सकते हो फिनेंशियल ईयर 16 में 15.1 था और फिनेंशियल ईयर 21 में 22.7 है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्जिन इंक्रीज़ हो रहे हैं कंपनी के। नेक्स्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देख लेते हैं। अगर हम ईबिटा मार्जिन देखें तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं 5.9, 10.1, 13.9 और 15.3। और उसी के साथ अगर हम ग्रोथ परसेंटेज देखें ईबिटा मार्जिन में तो CAGR 38.9% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 6 साल में बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है 3.1, 7.2, 9.6 और 10.71%। और उसी के साथ साथ अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो CAGR 46.7% की ग्रोथ से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। सो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कंपनी के 2 सेगमेंट से आते हैं, टीवी रेवेन्यू से सेल्स आती है और एक वेब रेवेन्यू से, और तीसरा सेगमेंट अगर हम देखें तो बिज़नेस टू बिज़नेस है। सो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सो इसका ये रीज़न है कि कंपनी ने खुद से ही ये बिज़नेस को रिड्यूस किया है और कंपनी अब फोकस करना चाहती है हाई मार्जिन बिजनेस पे, यानी कि B2C बिजनेस पे, जो अभी तक हमने देखा था वेब रेवेन्यू और टीवी रेवेन्यू। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3% ही बिजनेस टू बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। सो ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एक बार कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में एवरेज 60% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। क्या रीज़न है कि कंपनी के इतने अच्छे मार्जिन है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने क्लियरली कहा है वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और उसी के साथ साथ डायरेक्ट सोर्सिंग ऑफिस दैट ऑपरेट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। सो बेसिकली यही है कि बीच में कोई भी एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं है और उसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और ओवरऑल मार्जिन कंपनी के इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट कंपनी के अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो आप देख सकते हो कि 12% से इंक्रीज़ होकर 32% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हो कि 13% से इंक्रीज़ होकर 61% है। सो ये दोनों रेशियो की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसका रीज़न ये है, सबसे पहले ये हमें बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है और मैनेजमेंट पैसों को लेके कितना अच्छे से डिसीजन ले रहा है या फिर कितना अच्छे से पैसों का यूटिलाइजेशन कर रहा है। सो सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है कि अगर कंपनी ने खुद के पैसे 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो उस पैसे पे कंपनी 32% रिटर्न जनरेट कर रही है, यानी कि 32 रुपीज़। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब देखें तो इसमें कंपनी ने खुद का भी पैसा लगाया और बाहर से उधार भी लिया है। सो ये दोनों पैसे को अगर हम मिलाएं तो उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो आप देख सकते हो कि अगर 100 रुपये कंपनी ने लगाए हैं टोटल मिला के तो उस पर 61% कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। सो ये जितना ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है।
सो नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं कि ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आगे कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। सो आप देख सकते हो कि ये टोटल यूएस की रिटेल सेल्स का डेटा है। अगर हम 2016 में देखें तो 4.8 ट्रिलियन डॉलर की सेल्स थी, उसमें से 8.2% की सेल्स होती थी ई कॉमर्स के थ्रू। और उसी के साथ साथ फिनेंशियल ईयर 20 में अगर आप देखोगे तो 5.6 ट्रिलियन डॉलर की सेल्स है टोटल, और उसमें से 14% सेल्स हो रही है ई कॉमर्स के थ्रू। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेल्स डबल होती हुई दिख रही है ई कॉमर्स के थ्रू, तो अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। और उसी के साथ साथ हम यूके के रिटेल बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि 387.6 बिलियन पाउंड की सेल्स थी, उसमें से 14.5% सेल्स होती थी ऑनलाइन। और अभी आप देख सकते हो कि रिटेल सेल्स टोटल 436.6 बिलियन हो गई और उसमें से 27.9% हो गई है ई कॉमर्स सेल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ई कॉमर्स का जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। और उसी के साथ साथ आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद से बिज़नेस करने का पूरा तरीका चेंज हो गया है। हमने कई सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करना स्टार्ट कर दी है बजाय कि बाहर जाने के। ये कितने टाइम तक चलेगा वो किसी को नहीं पता है, बट अगर हम पिछले 5 या 8 साल की बात करें तो आप खुद ही नोटिस कर लो कि आप कितना सारा चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए हो। आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी दो चैनल के थ्रू अपनी मार्केटिंग करती है, एक तो है टीवी और एक वेब के थ्रू। आने वाले टाइम में अब ये देखना है कि वेब के थ्रू कितनी ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ हो रही है। उसका रीज़न ये है कि जब हमने डेटा देखा तो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा था टीवी रेवेन्यू से वो डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा था। आने वाले टाइम में कंपनी को टाइम के साथ चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे वही चीज़ देख सकते हो कि एक तो है टीवी रेवेन्यू और उसी के साथ साथ वेब में कंपनी हर जगह फोकस कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि iOS और एंड्रॉयड की ऐप कंपनी ने लॉन्च करी, roku एंड एप्पल टीवी। सोशल मीडिया में टारगेट फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन और ईबे के थ्रू। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं कंपनी के पास वहाँ हर जगह कंपनी अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज़ कर रही है। और सेम चीज़ यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सेम चीज़ कंपनी अप्लाई कर रही है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ कंपनी अपना नेटवर्क भी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है। फाइनली हम कंपनी की स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यूएस और यूके में कंपनी का अच्छा खासा मार्केट प्रेजेंस है टीवी चैनल्स के थ्रू, और उसी के साथ साथ रिसेंटली कंपनी ने वेब, मार्केट प्लेसेस और सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना नेटवर्क अच्छे से इंक्रीज़ किया है। अगर हम सेकंड स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी का सप्लाई चेन का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसका रीज़न यही है कि इंडिया, चाइना, थाईलैंड, हांगकांग और इंडोनेशिया में कंपनी की कुछ होली ओन सब्सिडरीज़ है जहां से कंपनी सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस करती है। उस रीज़न की वजह से कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट मिलता है और उन्हीं प्रोडक्ट्स को कंपनी यूएस और यूके में हाई प्राइस पे सेल करती है। थर्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो कंपनी की लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस भी इंक्रीज़ हो रहा है और उसी के साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फैसिलिटी कंपनी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। और फोर्थ अगर हम देखें तो कंपनी अपनी जितनी भी ब्रांड्स है उसको अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है खुद। अगर हम वीकनेस देखें तो आप, जैसा कि हम सबको पता है कि वैभव ग्लोबल पूरे वर्ल्ड से प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करती है। रॉ मटेरियल की प्राइस इंस्टेबिलिटीज़ भी रहती है और उसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर हम सेकंड वीकनेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट अगर हम कंपनीज़ के लिए आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो आप देख सकते हो कि ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, और उसी के साथ साथ जिस हिसाब से कंपनी ने यूएस और यूके में अपना बिज़नेस इस्टाब्लिश किया है, आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि कंपनी इसी बिज़नेस को सेम टू सेम डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई करे और अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करे। नेक्स्ट कंपनी के लिए थ्रेट्स देखें तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स और उसी के साथ साथ लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। न्यू कॉम्पिटिटर्स भी इसमें इजीली आ जाते हैं और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आता है। और उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट जिस हिसाब से लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं उसको कम्पीट करना वैभव ग्लोबल के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि कंपनी का अभी तक का जितना परफॉर्मेंस हमने देखा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल से लेके कंपनी किस हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप करी है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में यही ध्यान रखना है कि किस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केल कर रही है और मार्जिनस और ओवरऑल सेल्स में कितनी ग्रोथ हो रही है। और जो मेजर रिस्क देखने को मिल रहा है वो यही है कि कॉम्पिटिशन इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है।
फाइनली अगर हम एक साल का रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हो अराउंड 300% के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और 5 साल का अगर हम देखें तो अराउंड 1600% के रिटर्न्स है। सो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमें इतने हायर लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको वैल्यूएशन समझ आती है, आपको कंपनी का बिजनेस समझ आता है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, तो आप डेफिनेटली इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक साथ लिया और डाल दिया। अगर आप 7 8 9 साल तक होल्ड करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, और मार्केट इतने हायर लेवल पे है। सो अगर थोड़ा भी स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप बाय ऑन डिप्स करो, बजाय कि सारा का सारा पैसा एक साथ डाल दो, क्योंकि छोटे स्टॉक से तो 15 20% बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं। और दूसरी चीज़, कई सारे व्यूअर्स को ये भी क्वेश्चंस रहता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक कितना भागेगा या फिर क्या टारगेट प्राइस है। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम ये चैनल पे कोई भी टारगेट प्राइस नहीं देते हैं। हम जो भी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिखा रहे हैं, यानी कि 7 ईयर्स 8 ईयर्स। सो आप शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे तो कुछ भी हो सकता है। 850 की चीज़ें कल उठ के 950 भी जा सकती है, और 850 की उठ के 650 भी हो सकती है। सो वो चीज़ हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं। जो भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने वीडियोस बनाए हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वैल्यूएशंस के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप रिजल्ट्स वाला वीडियो पूरा देखें, और उसी के साथ साथ आपको पूरे साल का भी कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। आप किसी और भी शेयर पे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।